नमस्कार बच्चों, आइए पीयूष बिंदुआ पाठ से नीति श्लोक के श्लोकों का अगला क्रम शुरू करते हैं। अगला श्लोक विद्यार्थी के लक्षण पर आधारित है। एक विद्यार्थी में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, कौन कौन से लक्षण, ये इसकी चर्चा की गई है इस श्लोक में। हर एक पशु पक्षी अपने किसी न किसी विशेषता को लिए हुआ होता है, जिसके कारण वह प्रसिद्ध होता है। और हम उन पशु पक्षियों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो अपने गुणों को उन पशुओं के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करके हम अपना विकास कर सकते हैं। तो एक विद्यार्थी के लिए जो गुण होने चाहिए, वो गुण पशु पक्षियों में क्या क्या हैं, वो देखते हैं इस श्लोक में। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रास्तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थिनो पंचलक्षणम। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थिनो पंचलक्षणम। अन्वय है इसका। काकः चेष्टा बकः ध्यानम तथा एव च श्वान निद्रा अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थिनो पंचलक्षणम। एक विद्यार्थी में काक चेष्टा, कौवे के समान चेष्टा होनी चाहिए। कौवे, चेष्टा से तात्पर्य है चंचलता, वस्तुओं को ग्रहण करने, वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, वस्तुओं को दूसरों से ग्रहण करने की जो प्रबलता होती है, वो चेष्टा कहलाता है। काक चेष्टा, कौवे की समान चेष्टा। आपने देखा होगा कि कौवा यदि किसी खाद्य पदार्थ को देख लेता है तो उसके आसपास वह मंडराता है और प्रयास करता है मौके की, और मौका मिलते ही उस वस्तु पर झपट पड़ता है। तो यही चेष्टा विद्यार्थी में भी होनी चाहिए, यह प्रयास विद्यार्थी में भी होनी चाहिए कि वह कौवे के समान जहाँ से ज्ञान संबंधी बातें मिल जाए, उसे वहाँ से प्राप्त कर ले। बको ध्यानम, दूसरा गुण ध्यान, कंसंट्रेशन। बगुले के समान विद्यार्थी में ध्यान होना चाहिए। विद्यार्थी में सबसे बड़ी समस्या होती है कंसंट्रेशन की। सबसे बड़ा इसी का एक स्थान पर चित्त उसका स्थिर नहीं रहता। तो चित्त की अस्थिरता, मन का चंचल हो जाना, यह सबसे बड़ी समस्या होती विद्यार्थी में। तो इसे हम बगुले से प्राप्त कर सकते हैं। बगुला, आपने देखा होगा, तालाब में मछली का शिकार करने के लिए एक पैर पर खड़ा रहता है, स्थिर अवस्था में खड़ा होता है, और उसका पूरा का पूरा ध्यान जल की ओर होता है। और जहाँ वह देखता है कि जल में कहीं किसी मछली के आने से जल में यदि कोई उसका संकेत दिख जाए, तो वह तुरंत झपट्टा मारकर अपने शिकार को प्राप्त कर लेता है। तो यह संभव होता है उसके ध्यान के कारण। यदि वो ध्यान से भटक गया तो मछली उसके पहुंच से बाहर निकल जाएगी। तो मछली को पकड़ने के लिए, मछली का शिकार करने के लिए जिस प्रकार ध्यान की आवश्यकता होती है, वह ध्यान बगुले में होती है, और अपने इस ध्यान के कारण ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो विद्यार्थी में बगुले के समान ध्यान की स्थिति होनी चाहिए। श्वान निद्रा, नींद जो है वो विद्यार्थी में कुत्ते के समान होनी चाहिए। कुत्ते से हम सीख सकते हैं नींद। कुत्ता
कि कुत्ते की नींद तुरंत टूट जाती है। वो जहाँ कोई व्यवधान देखता है, जहाँ कोई आहट सुनता है, तुरंत वो जाग जाता है और अपने कर्तव्य पर अग्रसर हो जाता है, तुरंत वो भौंकने लगता है। तो उसी प्रकार विद्यार्थी की नींद भी उसी प्रकार होनी चाहिए कि सोने की समय सीमा समाप्त हो गई, उसके बाद वह जाग जाए और अपने अध्ययन में फिर से लग जाए। तो ये प्रारंभिक 3 जो गुण हैं विद्यार्थियों को इन पशु पक्षियों से प्राप्त करने चाहिए। कौवे से चेष्टा प्रयास, बगुले से ध्यान की स्थिति और कुत्ते से नींद। अल्पाहारी गृह त्यागी। इसके अतिरिक्त 2 और गुण हैं जो विद्यार्थी में होने चाहिए, वो है अल्पाहारी। विद्यार्थी को कम खाना चाहिए। कम खाने से आलस्य नहीं आता और व्यक्ति लंबे समय तक अपने अध्ययन में लीन रह सकता है। अन्यथा आप अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, नींद आने लगेगी, आलस्य होने लगेगा। तो अल्पाहार आवश्यक है विद्यार्थी के लिए। गृह त्यागी। उसी प्रकार 5वां लक्षण है गृह त्यागी। गृह त्यागी से तात्पर्य होता है घर के प्रति अत्यधिक मोह का न होना। यदि सफलता आपको प्राप्त करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सारे जो सांसारिक मोह है उसमें आप जकड़े रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आप ये जो सांसारिक मोह है, घर का मोह है, अपने परिवार सगे संबंधियों के प्रति जो प्रबल जो स्नेह की भावना है, उस भावना को आप रखिए अवश्य, लेकिन उसे अपने मार्ग में व्यवधान न बनने दें। और इस प्रकार जहाँ आवश्यकता हो वहाँ आप अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, जो आपके परिजन हैं, उनसे दूर रहकर भी आप अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। इससे होगा यह कि आप अनावश्यक आपके अध्ययन में व्यवधान नहीं आएगा। तो ये 5 विद्यार्थियों के लक्षण हैं। तो देखा आपने, काक चेष्टा बका ध्यानम, कौवे के समान चेष्टा, बगुले के समान ध्यान, तथैव च, और कुत्ते के समान नींद, कम भोजन और गृह त्याग विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होते हैं। तो आइए अब इसके भाषिक तत्वों को देखें। यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन है कि कौवे के चेष्टा से विद्यार्थी के विद्यार्थी के प्रयास को कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। बगुले के समान ध्यान को जोड़ा गया है और कुत्ते के नींद से विद्यार्थी के नींद की तुलना की गई है। इसके अतिरिक्त समास में यहाँ पे स्वान निद्रास तथैव च, निद्रास तथैव च, निद्रा के साथ, निद्राह के साथ, तथैव, स्वान निद्राह तथा एव, यहाँ पे ये संधि है, श्वान निद्राह। तो ये हो गया निद्राह, निद्राह में विसर्ग है, इसके साथ तथा जुड़ा है और इसके साथ एव जुड़ा है। तो विसर्ग के बाद यदि त आता है तो विसर्ग का स हो जाता है। आपने सत्व संधि में पढ़ा है, विसर्ग हो, विसर्ग के बाद यदि त आता है या विसर्ग के बाद क आता है तो विसर्ग स में बदल जाता है। इसलिए यहाँ पे निद्रास तथा में निद्रा के बाद स आ गया है। और उसी प्रकार तथा के आ के साथ ए जुड़ने के साथ, आ के साथ ए जुड़ के अय हो गया है, वृद्धि संधि हुई है। तो यहाँ पे विसर्ग और वृद्धि स्वर संधि यहाँ पर है। और विद्यार्थिनों पंचलक्षण, विद्यार्थिनों ये वास्तव में है विद्यार्थिनः,
विद्यार्थिना के साथ प जुड़ा है, तो विद्यार्थिना का विद्यार्थिना हो गया है। तो ये पाठ, ये श्लोक आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा भली भांति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पर। अगला श्लोक विद्या का, फिर से विद्या के महत्व पर आधारित है। विद्या का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। यदि व्यक्ति विद्या अध्ययन करता है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है, अन्यथा वह उच्च कुल में होने पर भी वह समाज में सुशोभित नहीं होता। तो पहले श्लोक देखें। रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवा विद्याहीनाः न शोभन्ते निर्गंधा एव कंशुकाः। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न विद्याहीना भवन्ति ते निर्गंधाः किंशुकाः एव न शोभन्ते। रूप यौवन संपन्ना, यदि कोई व्यक्ति रूप और यौवन से संपन्न हो, रूप यौवन से संपन्न अर्थात जो रूपवान हो, सुंदर हो और यौवन शक्ति से परिपूर्ण हो, उसमें वह सशक्त हो, शक्तिशाली हो, विशाल कुल संभवा, चाहे वो उच्च कुल में ही जन्म क्यों न लिया हो। व्यक्ति रूपवान हो, अपने यौवन से परिपूर्ण हो तथा उच्च कुल में ही क्यों न जन्म लिया हो, विशाल कुल संभवा परम विद्याहीना, परंतु विद्या से रहित हो, परंतु जिसमें विद्या न हो, भवन्ति ते वे निर्गंधाः किंशुकाः। आप लोगों ने पलाश का फूल देखा होगा। पलाश का फूल देखने में बहुत ही सुंदर होता है, लाल रंग का होता है, दूर से बहुत ही सुंदर दिखता है, परंतु एक फूल के लिए जो उसका गुण होता है, उस फूल के लिए उसका गुण है उसका सुगंध। उस पलाश के फूल में सुगंध नहीं होती, वह निर्गंध होता है, गंधहीन होता है। यही कारण है कि उसके फूल को, किंशुक के फूल को पुष्प की श्रेणी में नहीं रखा जाता और उसे वह सम्मान नहीं प्राप्त है जो अन्य फूलों को प्राप्त है। न ही उसे देवताओं पर चढ़ाया जाता है और न ही सुगंध में उसका प्रयोग होता है। तो उस किंशुक के फूल को जन्म लेने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि उसने जन्म तो लिया लेकिन उसने अपने स्वाभाविक गुण अर्थात सुगंध को प्राप्त नहीं किया। उसी प्रकार व्यक्ति यदि रूप और यौवन से परिपूर्ण हो, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, परंतु विद्याहीन है, तो उसी किंशुक के फूल के समान सुशोभित नहीं होता, जो कि गंधहीन होते हैं, अर्थात उसे समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार आपने ये श्लोक देखे। इस पीयूष बिंदुवा में प्रत्येक श्लोक में जीवन के लिए कोई न कोई मूल्य छिपा हुआ है। चलिए अब विशेष देखें। श्लोक का अन्वय करते समय यदि भाव स्पष्ट न हो रहा हो तो अपनी तरफ से शब्द जोड़कर अर्थ स्पष्ट करते हैं। आपने इसमें देखा होगा श्लोक के अन्वय में बीच में ब्रैकेट दिया हुआ है। तो वो श्लोक में तो पिछले वीडियो मैंने बताया था कि ये क्यों श्लोक के इन शब्दों को यहाँ प्रयोग किया गया है। तो ये वास्तव में उन वाक्यों को पूर्ण करने के लिए, ताकि पूर्ण रूप से भाव स्पष्ट हो जाए, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं कोष्ठक में। जैसे श्लोक संख्या 3 में भवति, केवलम व किंतु का प्रयोग करते हुए अन्वय किया गया है। तो इन शब्दों को अलग से इसमें डाला गया है कोष्ठक के रूप में, ताकि भाव पूर्णतः स्पष्ट हो जाए। श्लोकों में लय मात्रा की दृष्टि से शब्द जैसे क्रिया, कर्ता, कर्म इत्यादि को आगे पीछे लिख दिया जाता है।
इन्हीं सही क्रम में गद्य रूप में लिखने को अन्वय कहते हैं। इसके विषय में भी मैंने समझाया था कि अन्वय होता क्या है। अन्वय जो पद्यात्मक शैली में जो वाक्य लिखे गए हैं उनको गद्यात्मक शैली में पुनर्व्यवस्थीकरण है। क्योंकि जब हम कविता करते हैं तो कविता में कई बातें होती हैं, कई नियम होते हैं जिनसे बंदी होता है, छंद बंधे होते हैं, मात्राओं का निश्चित स्वरूप होता है, उतने मात्राओं में ही शब्दों को संयोजित करना होता है। तो स्वाभाविक रूप से कुछ शब्द हैं जो कि लिखे नहीं जाते हैं, तो या फिर शब्दों को गद्यात्मक क्रम में न लिखकर आगे पीछे लिखा जाता है, तो उन शब्दों को फिर से गद्य के रूप में व्यवस्थित करना ही अन्वय है। अन्वय करते समय इन विधियों को ध्यान रखना चाहिए। संधि युक्त शब्दों का संधि विच्छेद, जब हम अन्वय करते हैं तो जो संधि युक्त शब्द हैं उसको अलग अलग कर देते हैं। क्रिया को अंत में लिखना, गद्य में क्रिया हमेशा अंत में आती है, तो अन्वय करते समय भी क्रिया को निकाल कर उसे अंत में स्थापित करना चाहिए। अर्थ के अनुसार शब्दों को गद्य रूप में लिखना, तो इस प्रकार अन्वय किया जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन सी धातुओं का प्रयोग हुआ है इसमें। आप मतलब प्राप्त करना, इसी से प्राप्त बना है, प्र के साथ आप मिल के प्राप्त। या माने जाता है, याति माने जाता है। समभू, उत्पन्न होने के लिए भू के सामने सम लगता है तो अर्थ बन जाता है उत्पन्न होना, उसी से संभवती हो गया है। पूजा करना। अव्यय, इन शब्दों का प्रयोग ततः, इसके बाद अपि माने भी, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, ये यत्र और तत्र का अक्सर वाक्य में एक साथ प्रयोग किया जाता है। तथैव, वैसा ही, तथैव का यथा के साथ प्रयोग होता है। एव यानी के समान। संधि युक्त शब्द आए हैं, इसकी चर्चा मैंने श्लोक के साथ साथ मैंने चर्चा की है समस्त श्लोकों की व्याख्या में, फिर भी एक बार देख लें। विन्याद्याति, विन्यात के साथ याति मिलकर बना विन्याद्याति व्यंजन संधि है, प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल गया है। को अपि, कह अपि, यह विसर्ग है, यहाँ पे उत्व संधि नियम के तहत इसका विग्रह हुआ है। विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद भी अ हो तो वो विसर्ग का ओ हो जाता है। धनात् धर्म, धनात् धर्म, त प्रथम वर्ण के साथ चतुर्थ वर्ण मिलता है तो प्रथम वर्ण अपने तृतीय वर्ण बदल जाता है, इसलिए धनात् धर्म हुआ। पात्रत्वात् धनम, पात्रत्वात्, यही नियम यहाँ भी प्रथम वर्ण में त है, धन मिलने के बाद त का द हो गया। कोशायम, ये भी उत्तर संधि का उदाहरण, विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद में भी अ, विसर्ग का ओ हो गया। निद्रास्तथैव, निद्रा तथा एव, वृद्धिम आयाति, वृद्धिम आयाति। तो इस प्रकार हमने देखा इन शब्दों की व्याख्या, और पूरे 6 श्लोक आप लोगों को भली भांति समझ में आ गए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। मिलते हैं अगले वीडियो में अभ्यास प्रश्नों के साथ।